आप सभी का 12वीं क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आपका साथी ओम प्रकाश। अपन राजस्थान इतिहास को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसमें अपन ने पहला टॉपिक राजस्थान के पुरातात्विक स्थल के बारे में चर्चा की थी। पुरातात्विक स्थल के बाद में अपन एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए अपन आज नया टॉपिक आधुनिक राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से हर किसी एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और आजकल एग्जामर के जो दृष्टिकोण होता है जिसमें ज्यादा प्रश्न बनने के चांस होते हैं वो होता है आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान के बारे में अपना चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अपना आज नया टॉपिक है आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान में अपन पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। क्या पढ़ेंगे? आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से अपन पहले चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति। किसकी तरह चर्चा करेंगे? 1857 की क्रांति। दूसरा पढ़ेंगे किसान व जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन प्रजा मंडल पढ़ेंगे। कौन सा मंडल? प्रजा मंडल। प्रजा मंडल के बाद अपना चौथा टॉपिक रहेगा एकीकरण। क्या पढ़ेंगे? एकीकरण। एकीकरण के बाद में अपन पांचवा जो टॉपिक रहता है वो रहता है प्रमुख व्यक्ति या व्यक्तित्व, जिसमें स्वतंत्रता के क्रांतिकारी भी शामिल है। क्रांतिकारी। अपन आधुनिक इतिहास को बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक इतिहास को 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें सर्वप्रथम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। उसके बाद में पढ़ेंगे किसान और जनजातीय आंदोलन। उसके बाद में प्रजा मंडल पढ़ेंगे। प्रजा मंडल के बाद में एकीकरण पढ़ेंगे। एकीकरण के बाद में प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे। बीएसटीसी और पीटीटी में 1857 की क्रांति से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख आंदोलन से भी 1 या 2 पूछे जाते हैं। प्रजा मंडल से भी 1 प्रश्न पूछा, 1 या 2। और एकीकरण से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व से 1 प्रश्न पूछा जाता है। आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एरनपुरा है या नसीराबाद छावनी कहाँ स्थित है, इसके उन्होंने नारे कौन कौन से दिए क्रांति से संबंधित। ठीक है। उसके बाद किसान आंदोलन, जैसे बिजोलिया है, बेंगू है, अलवर है, शेखावटी किसान आंदोलन है, इनके बारे में पूछे जाते हैं। उनमें प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे उनके बारे में थोड़ी बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद में जनजातीय आंदोलन में भील आंदोलन, मेव आंदोलन, इनके बारे में चर्चा होती है। प्रजा मंडल जैसे बीकानेर प्रजा मंडल है, जयपुर प्रजा मंडल है, जोधपुर प्रजा मंडल है, इनके बारे में भी प्रश्न पूछी जाती है। कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना किसने की, कब स्थापना कब हुई थी, इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होती है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं एकीकरण। क्या पढ़ते हैं? एकीकरण पहले राजस्थान देशी रियासतों में विभक्त था, जिसमें था देशी रियासतों में विभक्त था। अलग अलग रियासत थी, उनको मिलाकर एक संघ की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया राजस्थान। क्या रखा गया? राजस्थान। उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अपना जो 5वां टॉपिक रहता प्रमुख व्यक्तित्व। 1857 की क्रांति में कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व थे, किसान या जनजातीय आंदोलन में कौन कौन से व्यक्तित्व थे, प्रजा मंडल एकीकरण, इनसे संबंधित सभी व्यक्तियों की अपन सामूहिक चर्चा भी करेंगे और क्रांतिकारी जो भी थे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज अपना जो टॉपिक रहेगा हेडिंग 1857 की क्रांति। क्रांति होती है या विद्रोह होता है, क्यों होता है? जब कोई भी मांग या आपूर्ति नहीं हो पाती तो मजबूरन क्रांति या विद्रोह करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC ईस्ट इंडिया का शासन था। तब ईस्ट इंडिया ने शुरुआत में जहां पर समुद्र तट जैसे पश्चिम बंगाल है वहां पर अपना
आधिपत्य स्थापित कर लिया। स्थापित करने के वाला है, उन्होंने कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज औपनिवेशिक काल जिसको कहा जाता है वो सर्वप्रथम भारत में है। उन्होंने कहा हम भारत में क्या कर रहे हैं, कोई हम कंपनियां या फैक्ट्रियों की स्थापना कर रहे हैं जिससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा और हमें भी बेनिफिट। यहाँ क्या, यहाँ के लोग कपास वगैरह है, जो भी हर सामग्री भारत में मिल जाती थी, गरम मसाले वगैरह जो भी होते थे वो यहाँ से मिल जाते थे। तो इस पीआईसी ने क्या किया, यहाँ पर वहाँ के मुगल बादशाह थे उनसे संधि करके यहाँ पर अपना क्या फैक्ट्रियां वगैरह जो भी स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद में जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है, 17वीं सदी में आती है, लगभग 1600 ईस्वी में भारत में प्रवेश करती है। कब करती है, 1600 ईस्वी में भारत में आती है। कब आती है, 1600 ईस्वी में भारत में आती है। और ये पहले अंग्रेजों का ये मकसद नहीं था कि हम भारत पर राज करेंगे या शासन की स्थापना करेंगे, ये कोई इनका औचित्य नहीं था। ये क्या कर रहे हैं, अपना व्यापार करने के लिए या अपने यहाँ पर जो भी संसाधन थे प्रोडक्ट हो रहे थे उनको गुणवत्तापूर्वक उत्पादन करके आगे विदेशों में उनको निर्यात करना था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने यहाँ रहना शुरू करने के बाद फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेज इधर उधर घूमे तो यहाँ देखा कि भारतीय है वो आपस में शासन करने के लिए या एक शासन करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। कोई भी दो भाई सगे भाई थे, जैसे राजा वगैरह थे, जो भी बलशाली होता था वही राजा बनता था। क्या करता था, बनता था। तो आपस में लड़ रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने देखा ये भारतीय आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पर जातिवाद हो रहा था, छुआछूत हो रही थी, भेदभाव हो रहा था, धर्म के आधार पर लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, सिख ईसाई जो भी धार्मिक होता है वो आपस में क्या कर रहे थे, धर्म को बचाने आपसी धार्मिक मामलों में दंगे फंसे हो रहे थे। इसको देखते हुए अंग्रेज उनका क्या, फूट डालो राज करेंगे। और अंग्रेजों ने सर्वप्रथम फूट डालो राज किया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी के तहत अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने जो भी शासन था उनका विस्तार करते हैं। मैसूर, कर्नाटक वगैरह जहाँ से कोई भी बड़े बड़े राजा होते हैं वहां से पराजित करते हैं। सिखों को पराजित कर लिया, मराठों को पराजित कर लेते हैं। धीरे धीरे करते करते पूरे राज्य भारत में अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। भारत के जो राजस्थान है पश्चिम में पड़ता है, पश्चिम होने के कारण यहाँ पर अंग्रेज नहीं पहुंच पाए थे। अंग्रेज इसलिए नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि पहले राजस्थान छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। किसमें था, छोटे छोटे राज्यों में क्या था, विभक्त था। पहले राजस्थान नहीं था, ये पहले राजपूत शासक था। ये छोटे छोटे राज्यों में क्या था, विभक्त था। यहाँ पर टोटल 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें, कुल 19 रियासतों को राज्य कहा जाता था। जैसे जैसलमेर, मारो जोधपुर राज्य था, जयपुर राज्य था, बीकानेर राज्य था, ऐसे सिरोही वगैरह जो भी थे ये छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों ने स्थापित करने के बाद। उसके बाद 3 क्या थे, ठिकाने थे। कितने थे, 19 रियासतें थी, जिसमें से अधिकांश रियासतें किसकी थी, राजपूतों की। किसकी थी, राजपूतों की थी। जो 17 रियासतें थी वो राजपूतों की थी। किसकी थी, राजपूतों की थी। एक भरतपुर रियासत थी जो जाटों की थी। एक टोंक जहां पर नवाबों का शासन हुआ करता था, उनके अधीन थी। तो अंग्रेजों ने सभी राज्यों भारत पर अधिकार करने के लिए पश्चिम में राजस्थान रह जाता है। राजस्थान में भी उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने अधीन करना चाहेंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रचार करने के लिए एक कुछ सहायक सिंधियां वगैरह उनका प्रयोग करते हैं कि हम आपको बाहरी आक्रमण से सुरक्षा भी करेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं होने देंगे, कोई आपको लूट मार करता है उनसे हम बचाव करेंगे, आपके शासन में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बदले अंग्रेजों ने ये शर्त रखी कि हमें आप क्या देना, टैक्स देना। हम आपके जो भी बाई जो आक्रमण होते थे, कोई भी जैसे राजा होता था जयपुर, जैसे जयपुर और जोधपुर रियासत है, क्या थे, जयपुर और जोधपुर दोनों रियासतें, इन दोनों की क्या है, बाउंड्री है। कोई भी जयपुर का जो राजा होता था वो जोधपुर पर आक्रमण नहीं करेगा, इसकी देखभाल कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे। जोधपुर वाला जयपुर पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसकी निगरानी कौन करें, अंग्रेज करें। तो उन्होंने कहा कि आपकी सीमा को बचाए रखेंगे हम, कोई भी दूसरा राज्य आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, आप उसके बदले में हमें क्या देना, टैक्स देना। क्या दोगे आप, टैक्स दोगे, कर दोगे, क्या दोगे, कर दोगे। तो भारत यहाँ के राजाओं ने कहा ठीक है अपन संधियां वगैरह कर लेते हैं। तो धीरे धीरे वहां संधियां
प्रारंभ कर देते हैं। संधियां प्रारंभ करने के बाद में कुछ धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीयों को, भारतीय राजा होते हैं उनको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, उनसे टैक्स जबरन, पहले शर्तें होती थी कि आपको हमको 10% देना है, बाद में शर्तें होने के बाद में धीरे धीरे वो क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, 15% कर देते हैं, मान लेते हैं 15 कर देते हैं, 20 या 25 ऐसे अपने टैक्स को बढ़ाते रहते हैं। बाद में जो आंतरिक मामले होते थे, जैसे जोधपुर रियासत के दो राजा है, जैसे ए और बी, क्या है, ए और बी दो राजा है, जैसे दोनों क्या योग्य राजा है। पहले के टाइम में राजपूत काल में अपन देखें तो ये सिस्टम हुआ करता कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता था। कौन बनता था? राजा का जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ए और बी है इन दोनों को आपस में लड़ा दिया। ये ने कहा, अंग्रेज आए, यहाँ पर कोई अधिकारी बैठा है, मान लेते हैं सी, इस सी ने कहा ए के बारे में इसके काम, इसके बारे में इसको कहा, और ये भी इसके बारे में इसको, आपस में क्या करते हैं, लड़ा देते हैं। और लड़ा के जो आंतरिक मामले होते थे राजपूत रियासतों में, उससे में क्या करते थे, राजपूतों के जो भी शासन प्रणाली होते उसमें भी हस्तक्षेप कर लेते हैं, जिसके कारण भी यहाँ पर जनता में असंतोष हो गया। बाद में धीरे धीरे अपने जो भी गोद प्रथा वगैरह थी, गोद प्रथा नहीं, पहले क्या होता था, कोई राजा हो गया जिसकी निसंतान मृत्यु हो जाती थी, उसके बाद में जो भी उत्तराधिकारी बनता उसके द्वारा गोद में लिया हुआ जो पुत्र होता था वही राजा बनता था। अंग्रेजों ने इस नीति का भी क्या किया, हस्त विरोध प्रथा, इस प्रथा को भी क्या कर दिया, बदल देते हैं, मना कर देते। धीरे धीरे किसानों की जो जमीन होती थी उस पर अपना सीधा आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, उनको जबरन खेती करवाते हैं कि ये खेती करनी है। चंपारण किसान आंदोलन होता है जिसमें किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती है। भारत में उसी प्रकार कुछ क्या होते हैं, कारण रहते हैं। चलो आज अपन जो 1857 की क्रांति है उसके पहले पढ़ते हैं कारण। ये 1857 की किस कारण से इसकी शुरुआत होती है, क्या क्या इसके कारण रहते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। साथियों, 1857 की क्रांति अपन शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति, आज क्या शुरू करेंगे, 1857 की क्रांति। क्रांति से तात्पर्य क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। क्रांति से तात्पर्य क्या होता है? क्रांति से तात्पर्य होता है कोई भी व्यवस्था चल रही है उसमें क्या लाना है, बदलाव लाना है। जैसे मान लेते हैं कोई अपन शिक्षा वगैरह में अभी कोई भी कानून लाते हैं या पहले का कानून चल रहा है उसमें कुछ बदलाव चाहिए तो अपन क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। कोई भी व्यवस्था चल रही है जैसे शासन के विरुद्ध होती है, तो अंग्रेजों का शासन चल रहा था उसमें अपन को क्या चाहिए था, बदलाव चाहिए था, क्योंकि अपन को अंग्रेज क्या करे, ज्यादा प्रताड़ित कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, जबरन कुछ कोई काम करा दे, बेकार प्रथा वगैरह जो भी हो रही थी वो, उसमें अपन क्या चाह रहे थे, परिवर्तन हो। ऐसी शासन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जो वर्तमान में चल रही है उसमें क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। उस क्रांति का तात्पर्य भी होता है शासन प्रणाली में परिवर्तन। क्या चाहिए, चेंजेज या बदलाव चाहिए। क्या करना है, शासन प्रणाली में अपन को क्या करना है, बदलाव लाना है, वो क्रांति करते हैं। तो क्रांति से तात्पर्य होता है कि शासन प्रणाली, जो शासन व्यवस्था चल रही है वर्तमान में उस टाइम की 1857 की क्रांति की बात करें, उस टाइम जो शासन व्यवस्था चल रही थी उसमें क्या चाह रहे थे, बदलाव चाहिए। तो क्रांति का अर्थ याद रखना, शासन प्रणाली में क्या लाना है, परिवर्तन। उसके बाद में एक होता है विद्रोह। विद्रोह का अर्थ होता है कि कोई भी उद्देश्य होता है, अपना जो लक्ष्य होता है या टारगेट होता है वो पूर्ण नहीं होता है, उसमें वो तब कोई भी काम करते हैं उसको बोलते हैं विद्रोह, उद्देश्य का पूर्ण नहीं होना, उद्देश्य का पूर्ण ना, क्या ना होना, जो भी अपना उद्देश्य या टारगेट है वो जब पूरे नहीं होते तब यहाँ के लोग या जनता वगैरह द्वारा की गई होता है, क्रांति की जाती है, उसको कहते हैं विद्रोह। क्रांति होती है कोई भी शासन व्यवस्था चल रही है
उसमें बदलाव लाना, वो क्रांति होती है। उसके बाद में अंग्रेजों ने कुछ सहायक संधियां भी की। तो अपन पढ़ेंगे, पहले अपन समझ लेते हैं कि भारत स्तर पर क्रांति के क्या क्या कारण रहे, उसको अपन रिलेटिव करेंगे राजस्थान की 1857 की क्रांति से। तो दोनों का कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। भारत में ये कारण होने के कारण राजस्थान में ये क्रांति यहाँ पर हुई थी। तो बढ़ते हैं 1857 क्रांति के कारण। क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति के कारण की क्रांति के कारण कोई भी विद्रोह या क्रांति होती है, सर्वप्रथम उसके कारण होते हैं, तब जाके अपन विद्रोह करते हैं। अन्यथा ऐसे जो सही नहीं होता है उसके, अन्यथा ऐसा कुछ भी ना हो तो अपन विद्रोह करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अपन चलेंगे कि 1857 की क्रांति के कारण क्या था। पहला कारण अपन लिखेंगे सहायक संधियां। सहायक संधियां क्या होती है? सहायक संधियां, सहायक संधियां वे संधियां थी जिसमें अंग्रेज अधिकारियों ने ये अधिनियम बनाया गया कि कोई भी भारतीय राजा या शासक जो अंग्रेजों से संधि करेगा उसकी हम क्या करेंगे? सहायता प्रदान करेंगे। आंतरिक सहायता, सुरक्षा प्रदान करेंगे, और बाह्य भी सुरक्षा प्रदान। तो मतलब जो भी राजा हमारे साथ संधि करेगा तो हम उसकी क्या करेंगे? पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो सहायक संधि का मतलब होता है सहायता करना। क्या करना? सहायता करना। तो अंग्रेज सहायक संधियां बनाएगी। पहला कारण था कि सहायक संधियां बनाएगी। ये सहायक संधियां कब बनाएगी? समय इसका आपको पूछा जाता है कि ये बनाएगी थी 1798 से 1803 के मध्य। कब? 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य सहायक संधियों का काल कहा जाता है। इसका जनक पूछा जाता है। जनक, ये जनक, ये भारत में ना अंग्रेजी में बने इसके जनक थे। ये कहां से? फ्रांस से एक सैनिक था जिसका नाम था डुब्ले। कौन था? डुब्ले, वो इसका जनक माना जाता है। तो लिखना फ्रांसिस फ्रांसीसी सैनिक डुब्ले। कौन थे? डुब्ले। डुब्ले को माना जाता है। किसको माना जाता है? जो फ्रांसिस सैनिक था डुब्ले साहब, उन्होंने इस सहायक संधियां शुरू की थी। कहाँ? फ्रांस में शुरू की थी। फ्रांस में जब फ्रांसीसी क्रांति 1889 ईस्वी में शुरू होती है, तब वहां का एक सैनिक था, उसने कहा कि हम क्या करें, जो भी फ्रांस के अंदर छोटे बड़े राज्य थे, स्टेट थे, उनके साथ सहायक संधियां करके हम उसको अपन के अधीन कर लेते हैं। तो वही सहायक संधियां भारत में अपनाएगी। भारत में इसके जनक माना जाता है अंग्रेजों के लॉर्ड वेलेस्ली। अंग्रेजों में जनक, अंग्रेजों में जनक याद रखना लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली साहब थे। उन्होंने ये संधियां, सहायक संधि थी, ये अपनाई थी कि इस संधियों के तहत जो देशी रियासत थी, जो भी शासन थे यहाँ कर भारत के अंदर, उसको अपन के अंदर अधीन करना है और हम उसकी क्या करेंगे? सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस के बाद में याद रखना कि ये जो संधियां हुई थी, इस संधिया में राजस्थान की जो रियासतें थी, उन्होंने सर्वप्रथम रियासत कौन सी रियासत थी इस संधियों के तहत अंग्रेजों के अधीन हो गई थी? राजस्थान की प्रथम रियासत जो इसके अंदर विलय हो गई थी या सहायक संधियों के अंदर, वो थी भरतपुर। कौन सी थी? भरतपुर। भरतपुर थी। ये अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम क्या कर लेती है? संधि कर लेती है। भरतपुर पूर्वोत्तर राज्य जो दिल्ली और आगरा के निकट होने के कारण, तो भरतपुर सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करता है। ये जो सहायक संधि करता है, ये करता है
सितंबर 1803 ईस्वी में। याद रखना, भरतपुर होता है और अंग्रेजों के साथ कब संधि करता है, याद रखना, याद रखना सितंबर 1803 ईस्वी में। उसके बाद में राजस्थान की दूसरी रियासत थी अलवर। कौन सी थी? अलवर। कौन सी रियासत? अलवर। अलवर रियासत करती है नवंबर, कब करती है? नवंबर 1803 ईस्वी में। ये दोनों रियासत थी जो अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम सहायक संधियां करती है, जिसके तहत ये अंग्रेजों के अधीन हो जाती है। पहली भरतपुर करती है सितंबर 1803 ईस्वी में। दूसरी रियासत अलवर होती है, ये नवंबर 1803 ईस्वी में सहायक संधियां करती है। इसके बाद में दूसरा कारण पढ़ते हैं नेक्स्ट। अंग्रेजों ने अधिनियम बनाया। क्या बनाया? अंग्रेजों द्वारा अधिनियम बनाया गया। अधिनियम या नियम बोलते हैं। अधिनियम बनाया गया या सिद्धांत बनाया गया, नियम बनाया गया 1813 ईस्वी। कब बनाया? अंग्रेजों द्वारा एक अधिनियम बनाया गया 1813 ईस्वी में। इस अधिनियम के तहत अंग्रेज जो ब्रिटिश शासन करने वाले थे वो ईसाई धर्म से थे। कौन से धर्म से थे? ईसाई धर्म से। तो उन्होंने क्या हुआ कि जो ईसाई मिशनरी थे, जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, उनको बढ़ावा दे रहे थे, उनको भारत के अंदर छूट दे दी कि अंग्रेजों ने कहा कि आप भारत में किसी भी कोने में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तो अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया 1813 ईस्वी में। इस अधिनियम के तहत ईसाई धर्म को बढ़ा देने वाले मिशनरियों को ईसाई धर्म की प्रचार व प्रसार की छूट। क्या कर दिया गया कि अंग्रेजों ने यह अधिनियम बनाया कि अंग्रेज ईसाई से हों, उन्होंने कहा कि आप भारत में किसी भी कोने में जाइए, आप ईसाई धर्म का प्रचार करिए, प्रसार करिए, उनके बारे में कुछ जो भी करना है वो आपको करिए, आपके ऊपर कोई छूट रोक नहीं है। फुल आप क्या फ्रीडम हो, कहीं भी आ जा सकते हो, घूम सकते हो। तो अपन को भारतीयों को कोई एतराज नहीं था कि ईसाई धर्म के मिशनरी अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो भारतीयों की सदैव यही भावना थी, कोई भी धर्म का था वो स्वयं के धर्म का प्रचार प्रसार कराए तो अपन रोक टोक नहीं करे थे। जब ईसाइयों ने जो भी हदें थी उनको पार कर लिया, जब ईसाई धर्म मिशनरी थे उन्होंने हिंदू धर्म की बुराई करने लगे। कौन से धर्म की? ईसाई जो मिशनरी थे उन्होंने हिंदू धर्म की बुराइयां की। जब ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म की बुराई की तो भारतीयों को ये अपने धर्म के बारे में, अगर अपन भी हो चाहे आप हो सकते हो, कोई भी अपने धर्म जाति विशेष के बारे में बुराई करते तो अपन में रहा नहीं जा सकता, अपन रह नहीं सकते। तो अपन उसको भी कुछ कहेंगे, भाई अपने धर्म के बारे में क्यों कह रहा है, किस वजह से कह रहा है, तो अपन भी कुछ विद्रोह वगैरह या क्रांति को खड़ा कर सकते हैं। तो हिंदुओं ने भी ईसाई धर्मचारियों के विरुद्ध जो भी अपना प्रसार करे उनके विरुद्ध क्रांति को बढ़ावा दिया। इसके बाद में तीसरा काम था वैपंग सिद्धांत। कौन सा? वैपंग सिद्धांत। ये वैपंग सिद्धांत क्या था? ये सिद्धांत 1948 ईस्वी में लाया गया। कब लाया गया? 1948 ईस्वी में। कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी। कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी लाए थे, जो भारत के जीजीटी गवर्नर जनरल थे, वो लाए थे। इस सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण कानून थे। इस सिद्धांत के तहत दो नियम बनाए गए। एक तो था गोद प्रथा निषेध, गोद निषेध प्रथा। दूसरा था हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति।
अंग्रेज अधिकारी लिखते हैं, अंग्रेजों द्वारा कुशासन का आरोप लगाकर उनके अधीन करना। क्या होता है, एक विभक्त कानून लाते हैं 1948 ईस्वी में। लाने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इस कानून के तहत दो नियम बनाए कि एक गोद निषेध प्रथा। इसमें कोई भी राजा होता था जिसकी संतान नहीं होती, निसंतान मृत्यु हो जाती थी, तो पीछे शासन चलाने वाला वो उत्तराधिकारी होता था, उसको गोद लिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने 1948 ईस्वी में एक कानून बनाया कि कोई भी राजा निसंतान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो गोद नहीं लेगा। इससे भी राजा लोग थे वो भी नाराज हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा कारण था हड़प नीति। कौन सी हड़प नीति थी? इसमें अंग्रेज अधिकारी ये करते थे, कोई भी राज्य होता था उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाते थे। क्या लगाते? कुशासन का आरोप लगाकर उस राज्य को अपने राज्य के अधीन मिला देते थे। तो राजस्थान की जो राजस्थान राज्य में एक ब्यावर के अंदर कुशासन का जो कानून लगाकर उसको अपने राज्य मिला लेते हैं, वो थी ब्यावर। राजस्थान में ब्यावर कौन सी थी? ब्यावर। ये अपने पहला पढ़ा था अपन ने सहायक संधियां की। उसके बाद में अंग्रेजों ने अधिनियम बनाया गया जिसमें ईसाई जो भी मिशनरी थे वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उनको बढ़ावा दिया। तो वो उन्होंने क्या किया कि हिंदू धर्म की बुराइयां की। तो अपन धर्म की कोई भी बुराई करता है तो अपन में सहन नहीं हो पाती है, तो अपन ने विक्रांति की शुरुआत कर ली। विपंगत सिद्धांत था 1948 में, लॉर्ड डलहौजी लाते हैं। उन्होंने कहा कि गोद निषेध प्रथा, कोई भी राजा होता जिसकी निसंतान मृत्यु हो जाए कोई गोद नहीं लेगा। उसके बाद में उन्होंने हड़प नीति भी लगाई। हड़प नीति में उनके अंग्रेजों ने क्या किया, कोई भी राजा होता उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाते थे कि हमारे अंडर काम नहीं किया या हमारे कानूनों के विरुद्ध गया। इस प्रकार से उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर उस राज्य को अपने राज्य के अधीन कर लेते थे। इसके बाद अपन पढ़े धार्मिक अयोग्यता। चौथा कारण रहता है धार्मिक अयोग्यता। कौन सा के बारे में चर्चा कर चुके हैं? चौथा कारण धार्मिक अयोग्यता। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ये कब लाते हैं? ये लाते हैं 1850 में। कब लाते हैं? 1850 में। लाने वाले वही लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी साहब थे। वो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाते हैं। इस अधिनियम के तहत अगर कोई भारतीय अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। क्या होता है कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम अंग्रेजों द्वारा एक ऐसा अधिनियम बनाया गया जिसमें धर्म, अगर कोई भी भारतीय लोग होता है अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, जैसे हिंदू है, हिंदू से वो ईसाई बनने जा रहा है, तो उसमें जो भी पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक है ना, अपने माता पिता परदादा जो भी अपन को संपत्ति आ रही है अपने हिस्से में, उससे वंचित नहीं किया जाएगा। इससे भी भारतीय थे वो भी नाराज हो चुके थे। ये भी एक कारण था। चौथा कारण है, पांचवा कारण है डाकघर अधिनियम। कौन सा? डाकघर अधिनियम।
डाकघर अधिनियम। ये अधिनियम कब आता? 1954 में। कब आता है? सॉरी, 1854 ईस्वी में आता है डाकघर अधिनियम। कब आता है? 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम। ये अधिनियम एक मुख्य रूप से सैनिकों के लिए बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सैनिकों के लिए। जब कोई भारतीय अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो रहा था शुरुआत में, तो अंग्रेजों ने कहा कि आप जो डाक वगैरह जो भी पर्चियां और चिट्ठी वगैरह लिख के भेजोगे परिवार वालों के, या परिवार से आपको आएगी, इसमें आपको कोई किसी प्रकार का शुल्क वगैरह पैसा नहीं लगेगा। लेकिन ये 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम बना। ये बनाने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक के जो भी उनके काम कर रहे सैनिक भर्तियों में भर्ती हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो सैनिकों पर कर लगाया, कर लगाया। जो भी सैनिक अंग्रेज जो सेना थे उसमें काम कर रहे थे, उनके ऊपर क्या लगाते हैं? उनके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। उसके बाद में एक अधिनियम और रह जाता है जिसका नाम था सेना भर्ती अधिनियम, जिसको बोलते हैं सैनिक भर्ती अधिनियम। अधिनियम ये आता है 1856 ईस्वी में आता है। ये 1856 ईस्वी में आता है। इस अधिनियम के तहत पहले जो भी भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में शामिल हो गया था, उनको अपने राज्य से बाहर जाकर युद्ध नहीं करना पड़ रहा था। जैसे जोधपुर का कोई सैनिक है तो जोधपुर में लड़ेगा, जयपुर का है तो जयपुर के अंदर लड़ेगा। उसके बाद में ये कानून बनाने के बाद में अंग्रेजों ने ये सोचा कि कोई भी भारतीय सैनिक होगा वो विदेश में जाकर भी युद्ध करेगा। तो ये पहला काम था कि भारतीय सैनिक विदेश विदेश में जाकर युद्ध करेगा। कहाँ करेगा? विदेश में जाकर युद्ध करेगा। तो सैनिक भर्ती अधिनियम बनाया गया। सैनिकों को भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद सैनिकों को पहले सेना जो जहाँ की सेना होती थी वहीं पर सैनिकों को भर्ती कर दिया जाता। भर्ती करने के बाद जो भी सैनिक होता था अपने राज्य के अंदर युद्ध वगैरह लड़ता था, बाहर नहीं भेजा जाता था। और ये कानून बनाने के बाद में जो भी भारतीय सैनिक होते थे उनको विदेश में जाकर युद्ध करने भी पड़ सकता है। ये अधिनियम बनाया गया। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण ये छठा अधिनियम इसमें रह जाती है कि जो भारतीय सैनिक थे, कौन से सैनिक? भारतीय सैनिक को ब्राउन स्विच एक बंदूक दी जाती थी। किस ब्राउन स्विच एक छोटी सी बंदूक होती थी वो दी जाती थी। लेकिन ये अधिनियम बनाने के बाद में जो भारतीय थे उनको ब्राउन स्विच बंदूक छीन ली जाती है। क्या कर ली जाती? छीन ली जाती है। छीनने के बाद में उसको जो नई बंदूक दी जाती है वो एनाफील्ड होती है। क्या होती है? एनाफील्ड राइफल दी जाती है भारतीय सैनिकों से ब्राउन स्विच बंदूक की जगह एनाफील्ड राइफल दी जाती। क्या दी जाती है? एनाफील्ड राइफल दी जाती है। बी की जगह क्या दे देते हैं? ए देते हैं। ब्राउन स्विच बी, और बी की जगह क्या दे देते हैं? एनाफील्ड दे देते हैं। जो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो यही माना जाता है कि ब्राउन स्विच की जगह अपन एनाफील्ड बंदूक देना। इसके बाद में एनाफील्ड बंदूक के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये क्या थी? ब्राउन स्विच की जगह अपन अंग्रेज दे देते हैं भारतीयों को एनाफील्ड राइफल। तो एनाफील्ड राइफल क्या थी इनके बारे में चर्चा करते हैं। एनाफील्ड राइफल एनाफील्ड राइफल एनाफील्ड राइफल देना भारतीयों को यही अब 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। तात्कालिक कारण कौन सा कारण? तात्कालीन जब अंग्रेजों ने ब्राउन स्विच की जगह ये पकड़ा दी तो उन्हें भारतीयों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। क्यों मना किया? कि जो एनाफील्ड राइफल थी, कौन सी? एनाफील्ड राइफल गाय
वह सुअर की चर्बी से बने कारतूस थे। क्या थे? कारतूस। गाय व सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस थे। अपन पहले के टाइम में यहाँ पर भारत में हिंदू और मुसलमान दो लोग बहुल संख्या में रहते थे। तो अंग्रेजों के अधिकांश सेना भर्तियों में कौन से भारतीय, हिंदू और मुसलमान रहते थे। तो भारतीयों में गाय को माता का दर्ज दिया हुआ है, तो ये पवित्र है। और मुसलमान में जो सूअर होते हैं उनका प्रयोग नहीं करते, उनको हराम के बराबर मानते हैं। तो जब ये एनाफिल्ड राइफल का निर्माण किया गया, तो इसमें गाय और सुअर की जो चर्बी होती थी उससे बने कारतूस, जिसको मुंह से मतलब चलाना पड़ता, मुंह से चलाया जाता था। मुंह से चलाने के लिए इसको चलाने के लिए मुंह का प्रयोग करना था। तो उनको गाय हिंदुओं के पवित्र और सुअर मुसलमानों में क्या मानते हैं? हराम के बराबर मानते हैं, अमान्य मानते हैं, इसको सबसे खराब मानते हैं। ये प्रयोग नहीं कर रहे, तो भारतीयों ने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जो एनाफील्ड राइफल थी, एनाफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग ये करते हैं दिसंबर 1856 ईस्वी में। कब करते हैं? दिसंबर 1856 ईस्वी में करते हैं। दिसंबर 1856 ईस्वी में करते हैं। इसका सर्वप्रथम विरोध करने वाले थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ के निवासी थे? बालिया, यूपी के। बालिया गांव यूपी में स्थित है, वहां के निवासी थे। ये कौन से छावनी से संबंधित है? छावनी याद रखना, बैरकपुर। कौन सी छावनी? बैरकपुर। बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी से थे। ये 34वें रेजिडेंट के रूप में कार्य करते थे। कौन से रेजिडेंट? 34वें रेजिडेंट। कौन सा रेजिडेंट? 34वें रेजिडेंट के रूप में कार्य करते थे। 34वें रेजिडेंट के रूप में कार्य थे। सर्वप्रथम इसका विरोध करते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे को जब ये एनाफील्ड राइफल पकड़ाई गई या उसको प्रयोग करने के लिए कहा गया, तो उसने कहा मैं प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि ये मंगल पांडे साहब थे, ये कौन थे? ब्राह्मण थे। इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद में मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अधिकारी बग व ड्यूसन। कौन? ड्यूसन की क्या कर लेते हैं? हत्या कर लेते हैं। दो अंग्रेज अधिकारी थे, मंगल पांडे को जबरन कहा कि इसका प्रयोग करना है। तब वो आवेश या क्रोध में आ जाते हैं। दो अंग्रेज अधिकारी होते हैं जिसका नाम था बग और ड्यूसन। इन दोनों की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में वहां बैरकपुर में अफरा तफरी मच जाती है। वहां पर सभी सैनिक क्या हो जाता है? आपस में जो भी भारतीय सैनिक होते हैं वो अंग्रेज सैनिक आपस में क्या होता है? युद्ध हो जाता है। युद्ध होने के बाद में जहाँ पर मंगल पांडे साहब होते हैं उनको सैनिक पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। मंगल पांडे को फांसी कब देगी? याद रखना, ये पूछा जाता है। फांसी ये देते हैं 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। कब देते हैं? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे साहब थे, उनको सर्वप्रथम फांसी पर लटका दिया जाता है। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी दी जाती है मंगल पांडे को। 1857 की क्रांति के तहत सर्वप्रथम फांसी दी जाती है। ये थे 1857 की क्रांति के कारण। क्या सहायक संधियां थी? अंग्रेजों ने अपने देशी रियासतें थी, राजा शासक वगैरह, उनको अधीन करने के लिए सहायक संधियां की। उसके बाद में
एक अधिनियम बनाया गया जिसको ईसाई मिशनरी कहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, जिन्होंने हिंदू धर्म के बारे में बुराई की। उसके बाद में विवेकानंद एक थ्योरी या सिद्धांत बनाया जाता है जिसके तहत गोद प्रथा निषेध और हड़प नीति का भी वो नियम वगैरह बना लेते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा धार्मिक योग्यता के बारे में। अगर कोई भी व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, हिंदू से ईसाई धर्म में आ रहा है, तो उसकी जो पैतृक संपत्ति होती थी उसे वंचित नहीं किया जा सकता। उसके बाद में डाकघर अधिनियम बनाते हैं। डाकघर अधिनियम के तहत जो भारतीय सैनिक होते थे, जो सेना में काम करते थे, उनके लिए अधिनियम बनाए गए। कोई भी सैनिक सेना में काम कर रहा है, पहले उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था डाक वगैरह भेजने में, लेकिन 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम बनाने के बाद उसके ऊपर क्या डाकघर अधिनियम बनाने के बाद उसके ऊपर टैक्स लगने लगा। उसके बाद में एक और सेना भर्ती अधिनियम बना दिया था जिसमें भारतीय सैनिकों को पहले भर्ती कर लिया जाता है। उसके बाद में उनसे पहले जो भी सैनिक होते थे उनको राज्य के अंदर युद्ध करना पड़ता था, लेकिन अंग्रेजों ने 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी साहब ने एक कानून बना दिया कि जो भी भारतीय है वो विदेश में जाकर युद्ध करेगा। उसके बाद में उनको भारतीय सैनिकों को एक ब्राउन स्विच एक बंदूक होती थी, उसकी जगह एनाफील्ड बंदूक होती थी, वो पकड़ा दी। एनाफील्ड राइफल क्या होती है, ये तात्कालिक कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। तात्कालिक ने त्वरित सर्वप्रथम जो शुरुआत होती है इस क्रांति सॉरी एनाफील्ड राइफल होती है। ये क्या होती है, गाय और सूअर की चर्बी से निर्मित होती थी, जिसमें गाय हिंदू धर्म में पवित्र और सूअर होता था जिसमें मुसलमान लोग होते थे उनका प्रयोग नहीं करते थे। मुस्लिम जो भी धर्म होता है उनके ऊपर क्या निषेध माना गया है, तो इसका प्रयोग नहीं करने से भारतीयों ने मना कर दिया, ये भी कारण माना जाता है। और एनाफील्ड राइफल का प्रयोग दिसंबर 1856 ईस्वी को होता है। सर्वप्रथम विरोध किया था बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे साहब। मंगल पांडे 34वें रेजिडेंट के रूप में कार्यरत थे। दो अंग्रेज अधिकारी बक और डेविसन की हत्या कर लेते हैं, उनको फांसी दे देते हैं 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को याद रखना, फांसी दे देते हैं। 1857 की क्रांति के तहत सर्वप्रथम भारतीय को फांसी दी थी वो मंगल पांडे साहब थे। आज अपन ने 1857 के कारणों के बारे में चर्चा की। कल अपन 1857 की क्रांति जो मारवाड़, उसके बाद में जो भी राजपूताना रेजिडेंसी की गठन स्थापना करते हैं, आश्रित भारतीय की जो भी संधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन राजस्थान की जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।